हेलो एंड वेलकम टू एडुफिट। तो पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बात किया था। हमने देखा था कैसे एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक दूसरे से डिफर करते हैं। फिर हमने हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा भी देखा था, जहाँ से हमें राइडबर्ग इक्वेशन मिला था। तो उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर न्यूमेरिकल कंप्लीट करने के बाद हम आगे बोर थ्योरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। गिवन n1 इज इक्वल्स टू 2 एंड n2 इक्वल्स 5 फॉर हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो n1 और n2 की वैल्यू दी हुई है, साथ में हाइड्रोजन एटम भी दिया हुआ है कि ये वैल्यूज़ जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए हैं। कैलकुलेट करना है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। उसके बाद टू विच स्पेक्ट्रल सीरीज डज दिस लाइन बिलोंग एंड इन विच रीजन ऑफ EM यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा डज दिस लाइन फॉल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि n1 और n2 की वैल्यू हमें दी हुई है। n1 इज इक्वल्स टू 2 और n2 इज इक्वल्स टू 5। दो वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है। इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो राइडबर्ग इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। 1/λ इज इक्वल्स टू 1/λ इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 1/λ डाल दिया, 109,677। 1/n1, n1 की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 25 और ये हो जाएगा 4। तो 25 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 21। तो ये क्या हो जाएगा? 21 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 100। तो 109,677 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 100। तो ये वैल्यू जो है आपकी 1 ओवर वेवलेंथ की आ गई। और अगर वेवलेंथ की वैल्यू हम देखें लैम्डा की, तो वो क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 109,677 इंटू 21। और ये जो वैल्यू आएगी वेवलेंथ की वो होगी पर सेंटीमीटर में। सॉरी, ये वैल्यू आएगी पर सेंटीमीटर में, तो ये था, ये वैल्यू आएगा सेंटीमीटर में। तो लैम्डा की जो वैल्यू है यहाँ से हमें मिल गई सेंटीमीटर में, पर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि आगे हमें इसको जो है फ्रीक्वेंसी भी हमें निकालनी है। तो 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻2 मीटर। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 इंटू 109,677 इंटू 21 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया और वैल्यू क्या बची? 1 डिवाइडेड बाय 109,677 इंटू 21 मीटर। तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है किसकी? वेवलेंथ लैम्डा की। तो अब यहाँ से जैसे वेवलेंथ की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई लैम्डा की, तो अब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको निकाल के बता देता हूँ कि क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? न्यू इज इक्वल्स टू c/λ। सी की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/109,677 इंटू 21 विच इज़ इक्वल्स टू, ये ऊपर चला गया, ये क्या हो जाएगा? फिर यहाँ लिख देते हैं इसको, 3 इंटू 10⁸ इंटू 109,677 इंटू 21। ठीक। और यहाँ से ये आया था हमारा मीटर में, ये मीटर कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका हर्ट्स और पर सेकंड। तो इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। तो अब अगले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर अगला पार्ट तो मतलब बाकी दोनों पार्ट तो काफ़ी इजी और कंसेप्चुअल ही है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगला है टू विच स्पेक्ट्रल सीरीज डज दिस लाइन बिलोंग। अब स्पेक्ट्रल सीरीज़ को हम कैसे पता करें? स्पेक्ट्रल सीरीज़ को पता करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको सिर्फ n1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर n1 की वैल्यू 1 है तो वो लाइमन सीरीज़ होगी, n1 की वैल्यू 2 है तो वो बाल्मर सीरीज़ होगी, 3 है तो पास्चन, 4 है तो ब्रैकेट और 5 है तो पी फंड। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या है? 2। तो सेकेंड n1 इज इक्वल टू 2 है, तो ये कौन सी सीरीज़ हो गई? बाल्मर सीरीज़ है। तो ये लाइन जो है वो बाल्मर सीरीज़ को बिलोंग करता है। और अगला, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा डज दिस लाइन फॉल। तो बाल्मर सीरीज़ हमें पता है कि विजिबल रीजन में फॉल करता है। जैसे कि हमने सबसे पहले लाइमन देखा था, तो लाइमन क्या है? यूवी, बाल्मर, विजिबल, और बाकी जो तीनों हैं पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड, ये सारे के सारे IR में। तो विजिबल स्पेक्ट्रा जो है इसका फाइनल आंसर है कि किस रीजन में ये लाइन फॉल करता है। तो N2 है तो बाल्मर सीरीज़ है, और बाल्मर सीरीज़ के जितने भी लाइंस हैं वो
विजिबल रीजन में जो है फॉल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बोर थियरी पे चलते हैं, बोर थियरी ऑफ एटम, जो कि रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स थे उनको कंसिडर किया गया था। इसके अलावा जो हाइड्रोजन एटम का जो एमिशन स्पेक्ट्रा मिला था उसको, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, इसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को भी इसके अंदर कंसिडर किया गया था। तो ये सारी चीज़ों को लेकर एक बोर ने अपना मॉडल दिया था जिसको हम बोर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो इसके पोस्टुलेट्स हैं या पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ a positively charged heavy nucleus in the center and electrons revolve around that nucleus in a fixed circular paths which he named orbits। ठीक, तो सबसे पहले तो यही होगा आपका पहला पॉइंट कि एटम consists of a positively charged nucleus around which electrons revolve in a fixed circular paths, a path which he named orbits और energy shells। ठीक, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि एटम जो है वो उसके अंदर सबसे सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज हैवी न्यूक्लियस है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, और उन जो सर्कुलर पाथ्स थे उनको उन्होंने ऑर्बिट या फिर एनर्जी शेल का नाम दिया। अब एनर्जी शेल का नाम उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, उस पर्टिकुलर रिवॉल्विंग पाथ के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर जो एनर्जी थी वो फिक्स थी, वो चेंज नहीं होती थी। सबसे पहला पॉइंट तो ये। सेकेंड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ठीक है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज टाइम इंडिपेंडेंट। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज टाइम इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो विथ टाइम उसकी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, वो 4 मिनट के लिए अगर वो उसमें मूव करे या फिर 4 साल के लिए मूव करे, जब तक वो उसी के अंदर मूव कर रहा है तब तक उसकी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी। और इन्हीं दो जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से जो रदरफोर्ड का जो एक मेजर ड्रॉबैक था वो आसानी से एक्सप्लेन कर दिया जाता है, जो कि हमने देखा था कि बीइंग इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो मतलब सेम है। पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। तो जब मूविंग चार्ज है वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। अगर मूविंग चार्ज जो है वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मूव होते होते उसकी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो सीधे पॉजिटिव चार्ज के अंदर जाके वो उसको स्मैश कर देगा। तो वही रदरफोर्ड ने भी कहा था कि ये सीधे स्पाइरली जो है जाके इसको कोलैप्स हो जाएगा एक तरीके से। लेकिन इस चीज़ को एक तरीके से आप कह सकते हैं रेक्टिफाई कर रही है ये दो पॉइंट्स। कैसे कि जो पहले तो ये कहा कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और सेकंड कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट ये था कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर वो टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी कि टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो सेम है, ना वो रेडिएट कर रहा है एनर्जी बाहर, ना वो एनर्जी ले रहा है। अनलेस एंड अनटिल उसको दिया जाए, वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो फिक्स है। अगर एनर्जी फिक्स है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और अगर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो वो स्पाइरली जो है वो
पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को जाके वो टकरा भी नहीं पाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स अभी हमने देखा बोहर थ्योरी के। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ओनली दोज सर्कुलर पाथ्स या फिर ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक, तो ये भी एक बार हम देख लेते हैं क्या है। ओनली दोज ऑर्बिट्स और एनर्जी शेल्स आर अलाउड for which the values of angular momentum of electron is a whole number multiple of h/2π। ओनली दोज एनर्जी शेल्स या फिर ऑर्बिट्स जो है वो अलाउड हैं जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन की वो एक होल नंबर मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एंगुलर मोमेंटम को तो वैसे हम L से डिनोट करते हैं, तो L इज इक्वल्स टू mv/r। तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम mvr, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और r जो है वो रेडियस है सर्कुलर पाथ का। रेडियस यानी कि अगर ये सेंटर है और ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है तो सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो r है। तो ये 3 चीज़ है, ये एंगुलर मोमेंटम है। अब ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो एक होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए किसका, h/2π का। यानी कि L इज इक्वल्स टू mvr इज इक्वल्स टू n/h/2π, वेर n इज इक्वल्स टू n जो है वो क्या होगा, होल नंबर, वेर n इज अ होल नंबर। तो ये एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ से एक और मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन को आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, वो भी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड जैसे कि हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि वैल्यू हमें क्या मिल के आ रही थी एनर्जी की, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और हमने ये भी देखा था कि जो एच न्यू है वो भी अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो वो भी होल नंबर मल्टीपल ही होता है एच न्यू के, जो एनर्जी होती है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। तो ये एक चीज़ जो है वो क्वांटाइजेशन यहाँ पर दिखा रही है, जो एनर्जी है वो एच न्यू के होल नंबर मल्टीपल में है, यानी कि वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। पैकेट है एनर्जी का, तो एक पैकेट का अगर एनर्जी एच न्यू है तो बहुत सारे पैकेट आ गए, तो एच न्यू प्लस एच न्यू प्लस एच न्यू प्लस एच न्यू, तो यानी कि 2 h न्यू हो सकता है, 3 h न्यू हो सकता है, 4 h न्यू हो सकता है, पर कभी भी 7/5 h न्यू नहीं हो सकता, या फिर 0.001 h न्यू नहीं हो सकता। यानी कि फ्रैक्शन या डेसिमल्स में नहीं होंगे, वो होल नंबर में ही एनर्जी पैकेट्स जो हैं उसको हम डिफाइन करेंगे, और उसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। सेम टू सेम अगर इसकी हम बात करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, अगर n की वैल्यू हम 0 ले लें तो 0 हो जाएगा, अगला अगर 1 लें तो क्या हो जाएगा, h/2π। उसके बाद अगर उसके अगला लें तो हो जाएगा 2h/2π, उसके बाद 3h/2π, फिर 4h/2π एंड सो ऑन। तो ये भी एक तरीके से क्वांटाइजेशन ही यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आता है कि जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो हमेशा यहाँ पर h/2π के मल्टीपल में ही होनी चाहिए, वो होल नंबर मल्टीपल में ही होनी चाहिए, और वही ऑर्बिट्स अलाउड हैं, और उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी वो आसानी से रिवॉल्व कर सकता है। चौथा पॉइंट, इसको ऊपर लिख देते हैं। 4th पॉइंट जो है आप इसको नोट कर लेना, नोट करते करते चलना साथ ही साथ, क्योंकि 4th पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो चौथा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जो है
वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है, और जब वो जंप करता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है और एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो ये एक फोर्थ पॉइंट है जो कि सीधे तरीके से जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिल रही थी उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट और एनर्जी शेल टू अदर, resulting in emission or absorption of radiation. एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, मतलब कि आप एक तरीके से इसमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं, और जब वो एमिट भी कर रहे हैं तो उस केस में भी वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से किसी एक दूसरे पर्टिकुलर ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर बात यह आ जाती कि एमिशन के केस में वो जंप कैसा होगा और एब्जॉर्प्शन के केस में वो जंप कैसा होगा। तो जो ऑर्बिट्स हैं जो कि न्यूक्लियस के नज़दीक हैं, सबसे पहले तो हम वही समझ लेते हैं कि आपका ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद ये पहला ऑर्बिट हो गया, पहला एनर्जी शेल, ये दूसरा एनर्जी शेल हो गया, ये तीसरा एनर्जी शेल हो गया। ठीक, और इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, थर्ड एनर्जी शेल में वो रिवॉल्व कर रहा है। तो हम वैसे तो इसको क्या कहते हैं, जो एनर्जी शेल है उसको हम कहते हैं KLM। अगला एक और बना लेंगे यहाँ पर तो वो हो जाएगा N। तो KLMN, इसी को हम एनर्जी शेल्स भी कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, N शेल में वो रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर वो N शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो जब भी एनर्जी वो एमिट करेगा, उससे पहले तो ये जान लेते हैं कि एनर्जीज़ के बारे में हम पहले देख लेते हैं। जो न्यूक्लियस से जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जो एनर्जी शेल न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, उसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी और स्टेबल होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। लेकिन जो एनर्जी शेल न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है उसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, वहाँ से अगर अंदर की तरफ जंप करता है तो यानी कि वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जा रहा है। और अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ कोई चीज़ जाती है तो वो क्या करती है, रेडिएशन को या फिर एनर्जी को एमिट करती है, रिलीज़ करती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लेते हैं N से अगर वो L की तरफ बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये एनर्जी जो है वो रेडिएट करेगा, एनर्जी जो है वो एमिट करेगा। इसको हम HNU के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी ऑब्वियसली अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो फोटॉन्स को रिलीज़ करेगा। एनर्जी जब वो रेडिएट करेगा तो दैट एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और अगर लाइट के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो फोटॉन्स ही होंगे, और उन फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो HNU के बराबर होती है। तो वो एनर्जी जो है रिलीज़ करेगा। इसको हम कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये आपका दो एनर्जी लेवल है। ठीक, एक दो एनर्जी लेवल है, एक हम एनर्जी लेवल N मान लेते हैं और दूसरा एनर्जी लेवल हम यहाँ पर L मान लेते हैं। इनिशियली इलेक्ट्रॉन N में था, वो जब भी नीचे आएगा तो यहाँ से एनर्जी जो है वो रेडिएट करेगा HNU के बराबर, या फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं E इज टू HNU। तो N में उसकी जो एनर्जी थी, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता चलता हूँ कि जो हमने राइटबर्ग इक्वेशन देखा था, वहाँ पर N1 और N2 को हम देख रहे थे कि N1 और N2 क्या चीज़ है। तो N1 और N2 कुछ नहीं है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हम उसको कहते हैं, या फिर प्रिंसिपल एनर्जी शेल कहते हैं। क्वांटम नंबर्स हम अब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि N की वैल्यू क्या होती है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना आपको ध्यान देना है कि उसको एनर्जी शेल्स कहते हैं। जैसे कि अगर K है तो K के लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, L के लिए N की वैल्यू 2 होगी, M के लिए N की वैल्यू 3 होगी, और N के लिए N की वैल्यू 4 होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे N की वैल्यू भी यहाँ से बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं N और L की बात करूँ तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या है, यहाँ पर N की वैल्यू है 4 और यहाँ पर N की वैल्यू है 2। तो अब इनिशियल क्या है, यहाँ पे इनिशियल यही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन और जंप कहाँ कर रहा है, यहाँ पर। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो ये वैल्यू क्या हो गया N1 और ये क्या हो गया N2, इनिशियल टू फाइनल, यही हुआ।
N1 से N2 पे N1 से N2 पे उसने जंप किया इलेक्ट्रॉन ने, और जब उसने N1 से N2 पे यहाँ पर जंप किया तो इसकी कुछ एनर्जी होगी विच इज़ इक्वल्स टू E1 और इसकी कुछ एनर्जी होगी विच इज़ इक्वल्स टू E2। इसकी कुछ एनर्जी होगी इक्वल्स टू E1 और इसकी कुछ एनर्जी होगी इक्वल्स टू E2। तो अब क्या होगा यहाँ पर, इसको हम डेल्टा ई लिख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली एनर्जी यहाँ पर चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो रही है। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होगी और जब वो दूसरे ऑर्बिट में आएगा तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी, यानी कि एनर्जी एक तरीके से चेंज हो रही है। तो डेल्टा ई जो है यहाँ पर वो चेंज इन एनर्जी जो है वो बता रहा है। और जो चेंज हो रही है एनर्जी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते वक्त, तो उतनी ही एनर्जी जो है या तो वो रिलीज़ होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज E2 माइनस E1। फाइनल माइनस इनिशियल तो E2 माइनस E1। अब देखो यहाँ से ध्यान से, E2 जो है वो छोटा है E1 से, E2 इज स्मॉलर देन E1, E2 इज लेस देन E1। अगर E2 E1 से छोटा है तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। सो इफ डेल्टा ई इज नेगेटिव, इफ डेल्टा ई इज नेगेटिव, कोई एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, एनर्जी एमिट हो रही है, रेडिएशन जो है वो एमिट हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस आपको भी यहाँ पर समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एनर्जी एमिट होती है जब हम एमिशन स्पेक्ट्रा देखते हैं उस केस में। और जब एनर्जी एमिट होती है तो हमें वहाँ पर लाइंस नज़र आते हैं एक डार्क बैकग्राउंड पे, जैसे कि हमने जब एमिशन स्पेक्ट्रा देखा था तो उस केस में भी हमने यही देखा था कि एक डार्क बैकग्राउंड है, उस पर हमें स्पेक्ट्रल लाइंस, कलरफुल लाइंस नज़र आ रहे हैं। वो लाइंस जो हैं वो इसी एनर्जी डेल्टा ई जो एनर्जी है उसी एनर्जी को वो लाइंस जो हैं वो एक तरीके से शो कर रहे हैं कि हाँ इन एनर्जी के कोरिस्पॉन्डिंग वहाँ पर लाइंस जो आपको नज़र आती हैं। तो ये एक एमिशन का केस हो गया। इसी तरीके से हम एक बार इसको एब्जॉर्प्शन का केस जो है वो भी देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे समझना बोहर थ्योरी को। और एक न्यूमेरिकल तो अभी हमने स्पेक्ट्रल लाइंस पे अभी किया था, पर आगे जो है जब हम बोहर थ्योरी के पोस्टुलेट्स और पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके होंगे तो आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आने वाले हैं बोहर थ्योरी से। तो अगर इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, तो ये आपका एक ऑर्बिट है। अब हम देखते हैं, ये आपका हो गया n1 इज इक्वल्स टू 1, n2 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू 4 और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आपका मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल्स टू 1 पे है, इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल्स टू 1 पे। आपने क्या किया, इसको एनर्जी दे दी इन द फॉर्म ऑफ h न्यू, जिसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी दे दी इन द फॉर्म ऑफ h न्यू। अब ये क्या करेगा, इसकी कुछ एनर्जी होगी यहाँ पे, वो होगी E1, और आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा उस एनर्जी को और हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। मान लेते हैं वो n इक्वल्स 4 पे चला गया, जहाँ पर उसकी एनर्जी क्या है, E2। उसी चीज़ को हम जो है वो इस तरीके से यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की मदद से समझते हैं। ये आपका ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर n जो है वो ग्राउंड स्टेट है ये, और यहाँ पर इनिशियल और फाइनल स्टेट भी देख लेते हैं। इनिशियल स्टेट ये है और फाइनल स्टेट ये है, तो n1 ये हो गया आपका, n2 जो है वो ये हो गया। ठीक, इनिशियल जो है उसके लिए हमने n से 1 से डिनोट किया, फाइनल को हमने 2 से डिनोट किया। तो n1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, और n2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4 है, यानी कि 1 से 4 की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ कि आपने सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर दी है, इसको डेल्टा ई, आपने एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन को, और जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली उसने एब्जॉर्ब किया और वो हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। यहाँ पर इसकी एनर्जी है E1 और यहाँ पर इसकी एनर्जी है E2, E1 एनर्जी और E2 है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो ये कि जैसे हमने एमिशन के केस में देखा था कि जब एनर्जी एक लेवल है इलेक्ट्रॉन का और वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आ रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आ रहा है, वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो हायर लेवल में जो उसकी एनर्जी है और लोअर लेवल में जो उसकी एनर्जी है, उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी वो रेडिएट करेगा। जो उन दोनों लेवल्स के एनर्जी बीच का जो डिफरेंस है उतना ही वो एनर्जी जो है वो रेडिएट करेगा, डेल्टा ई हम कह रहे हैं। सेम वे यहाँ पर भी जितना एनर्जी दिया गया है, जितना एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दी गई है, उतना ही वो जंप लेगा, उतना ही वो जंप लेगा ऊपर की तरफ, उतना ही वो जंप लेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगा,
डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो E2 माइनस E1, और हमें पता है E2 जो है वो ग्रेटर देन है E1 से, E2 इज़ ग्रेटर देन E1, तो अगर E2 जो है वो E1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये डेल्टा ई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा ई जो है वो पॉजिटिव हमें मिल जाएगा। और अगर डेल्टा ई पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ वो बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी है। जो फोर्थ पॉइंट है, ये एक तरीके से टोटली हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिले थे, एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस मिले थे, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर आपको समझनी और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को भी इस गेम के अंदर अभी लेकर आएंगे, तो और थोड़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब देखना यहाँ पे क्या होगा कि मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो कि N1 स्टेट में है, N1 इज इक्वल्स टू 1 में है, और वो जंप कर रहा है सीधे N3 में, N2 इज इक्वल्स टू 3 में, यानी कि वो N1 से वो पहले अपने फर्स्ट ऑर्बिट से वो सीधे थर्ड ऑर्बिट में वो जंप कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में वो जंप कर रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 ये हो जाएगा। और हमें पता है डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, एच न्यू। डेल्टा ई की वैल्यू एच न्यू है, तो यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम सीधे सीधे न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय एच। तो ये एक एक्सप्रेशन आपका आ गया न्यू के लिए। यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब अगर यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई तो हम वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वेवलेंथ क्या होता है, C बाय लैम्डा E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय एच। यहाँ से इसको इन्वर्स कर लिया, वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इज इक्वल्स टू HC बाय E2 माइनस E1। तो ये एक और एक्सप्रेशन आपको यहाँ से मिल गया, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में भी एक्सप्रेशन आपको यहाँ से मिल गए। अब जो है इसको आप नोट वगैरह कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की भी। तो N1 और N2 जो है वो आपको कंसिडर करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता रहे कि N1 की वैल्यू क्या है और N2 की वैल्यू क्या है। एमिशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, N2 की वैल्यू अगर ज़्यादा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कंसेप्चुअल, कि N1 जो है इज़ लेस देन N2, N1 जो है वो लेस देन N2 है। ठीक, और जो N1 जो है वो ग्रेटर देन N2 है, यानी कि N1 की वैल्यू जो है हायर स्टेट में है और N2 की वैल्यू लोअर स्टेट में। और हमें पता है N1 इनिशियल है, N2 जो है वो फाइनल है। तो आप क्या करोगे, पहले इनिशियल से फाइनल की तरफ आपको जाना पड़ेगा कि इनिशियल से फाइनल की तरफ ही कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो शुरू से एंड की तरफ जाएगा। तो N1 जो है वो ऊपर है, ज़्यादा एनर्जी में है, N1 की वैल्यू ज़्यादा है, N2 की वैल्यू कम है, N1 फाइनल है, N1 इनिशियल है और N2 जो है वो फाइनल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वो क्या होता है, एमिशन। सेम वे अगर इसको हम उल्टा कर लें, यहाँ पर N1 जो है वो लेस देन N2 है, N1 इज़ लेस देन N2, तो इस केस में क्या होगा कि इनिशियल स्टेट आपका क्या है, इनिशियल स्टेट N1 है जो कि लेस है, तो ये हो गया आपका N1 और ये N2 हो गया, ये N2 हो गया। ये आपका इनिशियल है, ये फाइनल है, इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो ऐसी चीज़ें भी कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो अब हम मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बोर ने आपको बताया था, हमें बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर हैं जो कि ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, और उन सर्कुलर जो पाथ है उनकी एनर्जी फिक्स है, और जब वो ट्रांजिशन करते हैं, ट्रांजिशन यानी कि जंप करते हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे, तो या तो एनर्जी रिलीज़ होती है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये चीज़ आपको अब तक पता लगी थी, हमने रिलेशन भी अभी देखा थोड़ी देर पहले, न्यू और लैम्डा के बीच में, न्यू लैम्डा इन सब के बीच में और एनर्जीज़ के बीच में। इसी को हम एक डिफरेंट तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं, और वो है कि इस फॉर्म में, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के फॉर्म में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या है। डेफिनेशन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या है। तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, ग्राउंड स्टेट जो है वो हमेशा n इक्वल्स 1, जब भी n की वैल्यू 1 के बराबर है, या फिर प्रिंसिपल एनर्जी जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एनर्जी क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल एनर्जी शेल नंबर जिसको हम कहते हैं n, इसकी वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या होगा, ग्राउंड स्टेट।
और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब उस केस में एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, वो एक्साइट हो चुका है, तो एक्साइटेड स्टेट हायर एनर्जी है और जो ग्राउंड स्टेट है वो लोअर एनर्जी है। तो यहाँ पर भी यही होगा, ये ग्राउंड स्टेट होगा और ये होगा आपका एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें एक और चीज़ आपको समझने वाली चीज़ है कि मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है n=4 में और वो जंप कर रहा है सीधे n=1 में। तो इस लाइन में भी आप उसको आसानी से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक एनर्जी लेवल है, यहाँ पर एक एनर्जी लेवल है और एक यहाँ पर एनर्जी लेवल है। ये क्या हो गया, n=4 हो गया, ये n=1 हो गया, ये n=2 हो गया और ये n=3 हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर सीधे सीधे जंप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है n=4 से सीधे n=1 में जंप कर रहा है, n=3 और 2 में वो जंप नहीं कर रहा। मतलब जैसे उसको एनर्जी जितनी उसने रिलीज़ की है उस हिसाब से वो n=1 में जंप कर रहा है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ नहीं होता। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे करके वो डिक्रीज़ नहीं होता, वो एकदम से डिक्रीज़ होता है, स्पॉन्टेनियसली एकदम से वो डिक्रीज़ हो जाता है। अगर एक टाइम पे उसकी एनर्जी जो है वो E1 है और यहाँ पर मान लेते हैं इसकी एनर्जी E4 मान लेते हैं और यहाँ पर इसकी एनर्जी जो है E1 मान लेते हैं कोरिस्पॉन्डिंग टू 1 और 4। तो अगर ऊपर उसकी एनर्जी E4 है और नीचे उसकी एनर्जी E1 है, तो जैसे ही वो जंप करेगा फ्रॉम n=4 टू n=1, उसकी एनर्जी E4 से सीधे सीधे E1 में चेंज हो जाएगी। डायरेक्टली वो एकदम से वो चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो n=3 और n=2 होते होते फिर आएगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। ग्रेजुअली नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे धीरे धीरे नहीं चेंज होगा, वो एकदम से ड्रास्टिकली बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए n=2 से n=4 में जा रहा है, तो यहाँ पर जो उसकी एनर्जी होगी वो एकदम से चेंज होके जो इस लेवल पे एनर्जी होनी चाहिए वो एकदम से एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर पता लग गया। एक चीज़ और जो है वो भी कर ही लेते हैं हम अभी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो भी हमें दिखती हैं एमिशन स्पेक्ट्रा के केस में, हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रा है उस केस में जो हमने अभी देखा था कि लाइमैन सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ है, ब्रैकेट है, पास्चन है, फंड है, मतलब इतने सारे सीरीज़ हैं। उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लेते हैं कि n=3 से n=1 में वो आ रहा है, n3 से n1 में आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो एमिशन शो कर रहा है n=3 से n=1 में, तो हमें वहाँ पर बहुत सारे लाइंस क्यों नज़र आते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लाइंस हमें क्यों नज़र आते हैं। एक ही लाइन हमें वहाँ पर नज़र आना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है एक गैस चेम्बर में बंद है जो कि इवैक्यूएटेड चेम्बर है, और उसके अंदर हम अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अप्लाई कर रहे हैं, स्पार्क दे रहे हैं, तो लाइंस हमें तो नज़र नहीं आनी चाहिए, सिर्फ एक ही लाइन हमें नज़र आना चाहिए कोरिस्पॉन्डिंग टू दैट कि वो n=3 से n=1 पे आ रहा है। तो पूरे जो स्पेक्ट्रम में हमें बस एक ही लाइन नज़र आना चाहिए जो कि ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n=3 से n=1 में वो गया है। लेकिन हमें एक्चुअली में ऐसा नहीं मिलता, हमें पूरा एक बैंड मिलता है। बैंड आप कह सकते हो उसको, स्पेक्ट्रल बैंड, या जो लाइंस हैं कहीं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे हमें मतलब बहुत सारे लाइंस मिलते हैं। इनमें से कुछ जो है वो यूवी में फॉल होता है, कुछ आईआर में, कुछ विजिबल में। तो ऐसा क्यों होता है यहाँ पे? तो वो ऐसा इसलिए होता है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो एटम्स हैं एक चेम्बर के अंदर, एक इवैक्यूएटेड चेम्बर के अंदर, जो अगर हम मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम है, तो सारे हाइड्रोजन एटम को एक तरीके की एनर्जी नहीं मिल रही। हमने उनको एनर्जी जो है वो तो बेशक वहाँ पर उतना ही दिया है, अपने हिसाब से तो हमने पूरी एनर्जी वही दी कि हाँ एकदम एक बराबर एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन सबको एक तरीके का एनर्जी जो है वो एमिट नहीं करेगा एक बार में। कुछ जो है वो, कुछ के केस में क्या होगा कि एनर्जी जो है वो n5 से लेके n1 पे फॉल करेगा, किसी केस में n5 से लेके n2 पे फॉल करेगा, किसी केस में n4 से लेके n3 पे चला जाएगा, किसी केस में n2 से n1 के केस में चला जाएगा। तो कुछ हाइड्रोजन के केस में ये ट्रांजिशन होगा, कुछ के केस में ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो ट्रांजिशंस आपको नज़र आएंगे, एंड कोरिस्पॉन्डिंग टू दोज ऑल ट्रांजिशंस आपको यहाँ पर अलग अलग लाइन्स जो है वो नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग लाइंस नज़र आएंगे। तो एक इसी को बताता हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि मैं आपको भी बना के दिखा देता हूँ, और उससे आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये ऊपर की तरफ एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, डेल्टा ई लिख देते हैं। ऊपर की तरफ एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है,
ग्राउंड स्टेट है, यानी कि इसको हम मान लेते हैं n=1 मान लेते हैं, या फिर इसको सीधे सीधे हम लिख देते हैं n1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपका n2 लेवल है, थोड़ा सा नीचे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे n2 है, इसके बाद में ये n3, फिर n4, n5, n6, ये n5 हो गया, वो n6 हो गया। तो अभी के लिए मतलब इतना कंसिडर कर लेते हैं। तो हमें पता है कि लाइमन सीरीज़ के केस में जो मतलब जितने भी सीरीज़ हैं उसको हम n1 की वैल्यू से हम डिफाइन करते हैं कि n1 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर बेटर है कि आपका कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो मैं सीधे सीधे ये लिख देता हूँ कि n=1, n=2, n=3, n=4, n=5 और n=6, ये हम लिख लेते हैं। तो जो क्या कहते हैं, जो सीरीज़ हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं, वो डिफाइन होते हैं n1 के वैल्यू से। तो सबसे पहले हम लाइमन सीरीज़ की बात करते हैं। तो n1 जब भी जिसका जो फाइनल स्टेट है, n1 जो फाइनल स्टेट है, यहाँ पर ये कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि n1 ही फाइनल होगा या n2 ही फाइनल होगा। एमिशन के केस में जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ एंड हो रहा है, वो दो चीज़ आपको देखनी है। जो स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल है, जो एंड हो रहा है वो फाइनल है। और एमिशन के केस में तो आपको पता ही है कि हायर से लोअर की तरफ आता है हमेशा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ हमेशा आता है। तो लोअर एनर्जी लेवल से हम डिफाइन करते हैं कि एमिशन के केस में कि किस सीरीज़ में वो जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो फॉल करेंगे। तो n1 के केस में तो हम लाइमन सीरीज़ की बात करते हैं, तो उस सीरीज़ में आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको लाइंस जो है कुछ ऐसे नज़र आएंगे। ये सारे लाइंस जितने होंगे स्पेक्ट्रल लाइंस और भी होंगे, वो n=7 से n=8 n=9 से लेके वो सारे के सारे कहाँ पर आ रहे हैं, n=1 पे। वो सारे के सारे कहाँ पर आ रहे हैं, n=1 पे। तो अगर हम n2 की वैल्यू कुछ भी हो, वो बेशक इन्फिनिटी से आए, पर अगर वो आके n=1 पे आ रहा है, तो वो सारे के सारे सीरीज़ कहाँ पर होंगे, वो सारे के सारे जो स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ फॉल करेंगे, लाइमन सीरीज़ में। तो ये जो सारा यहाँ पर ही आपका क्या आ गया, लाइमन, LYMAN। तो ये आपका क्या आ गया, लाइमन सीरीज़ में ये फॉल कर रहा है। अब अगर हम बाल्मर सीरीज़ की बात करें, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका फाइनल जो स्टेट होगा वो क्या होगा, वो फाइनल जो एनर्जी लेवल होगा वो n1=2 के बराबर होगा। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये आपका क्या सीरीज़ हो गया, बाल्मर सीरीज़। ये लाइमन सीरीज़, अच्छा एक और n आता है इसके अंदर, ठीक। ये लाइमन सीरीज़, ये बाल्मर सीरीज़। उसके बाद पास्टन सीरीज़, उसमें जो फाइनल जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा, 3 में, n=3 में। तो ये हो गया आपका लाइमन, बाल्मर, पास्टन, फिर n=4 में आएगा, ब्रैकेट और यहाँ पर P1। तो आपको एक तरीके से एक पिक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो इनिशियल जो कि हायर एनर्जी लेवल है, वहाँ से लोअर एनर्जी लेवल पे जब भी कोई चीज़ फॉल होती है, जब भी कोई चीज़ नहीं, इलेक्ट्रॉन जब वो फॉल करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, और जब एनर्जी वो रेडिएट करता है तो वहाँ पर हम n1 की वैल्यू से डिफ़ाइन करते हैं कि किस लाइन सीरीज़ में या फिर किस स्पेक्ट्रल सीरीज़ में वो लाइंस जो है वो फॉल करेंगी। तो ये एक पिक्चर आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। और इसी पिक्चर से एक चीज़ और मैं क्लियर करूँ कि थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको अभी बताया था कि आपको पूरा का पूरा सीरीज़ उसके अंदर नज़र आता है, पूरा के पूरा आपको लाइंस जो है वो नज़र आने लगती हैं। फिर आप उसके अंदर कहेंगे कि यार बाल्मर और पास्टन जो है वो दोनों साथ में आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हाइड्रोजन एटम है, वो आपको मान लेते हैं, कुछ हाइड्रोजन एटम जो है वो ये वाला ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। तो अगर ये वाला ट्रांजिशन शो करेंगे तो वो लाइमन सीरीज़ में आ जाएगा। कुछ हाइड्रोजन एटम जो है वो ये ट्रांजिशन शो कर रहे हैं तो वो बाल्मर में आ जाएगा। कुछ जो है वो ये वाला ट्रांजिशन शो कर रहे हैं वो पास्टन में आ जाएगा। कुछ अगेन जो है वो ये वाला ट्रांजिशन शो कर रहे हैं तो अगेन वो लाइमन में आ जाएगा। कुछ जो है वो पी फंड के लिए वो ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। तो जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर वो अलग अलग तरीके की एमिशंस जो है वो शो करते हैं, और इसीलिए आपको एक पूरा स्पेक्ट्रा जो है वो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वो कुछ इस तरीके का आपको नज़र आता है।